हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स वेकअप एंड लर्न। चलिए शुरू करते हैं आपका सेकंड पार्ट इकोनॉमिक्स का, इंडियन डेवलपमेंट। जो था बहुत ही लो था उस टाइम पे, बहुत ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही स्लो थी और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो गाइस प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी मींस टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर। ये आता नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है समझने के लिए। तो प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर। तो उस टाइम पे जो हमारी बिटवीन 1947 टू 1948 उस टाइम पे जो प्रोडक्शन था हमारा 660 केजी वीट का था पर हेक्टेयर और जो हमारा 665 केजी लगभग राइस का था पर हेक्टेयर। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्लो जो थी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी और एग्रीकल्चर सेक्टर की उस टाइम पे ये। और अब चलते हैं नेक्स्ट आपका हेडिंग है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो गाइस हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे नो डेवलप्ड मींस ऑफ इरिगेशन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई परमानेंट इरिगेशन का साधन नहीं डेवलप किया गया था जिससे सिंचाई की जा सके। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल पे डिपेंड थे उस टाइम पे, टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो उस टाइम पे फसल की सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, दो चीजें होती थी, एक नुकसान भी हो जाता था, फायदा भी होता था। अगर अच्छी बारिश होगी तो बढ़िया फसल होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल बेकार हो जाएगी, और ज्यादा अगर फसल होगी तो हमारी फसल बर्बाद भी हो जाएगी। अगर ज्यादा बारिश होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें उस टाइम पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, यानी कि बहुत ही अनिश्चितता थी बारिश या इरिगेशन की, क्योंकि बारिश पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था, कोई परमानेंट इरिगेशन डेवलपमेंट नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू सेटिस्फाई ओनली नीड्स ऑफ फैमिली प्रोडक्शन। तो भाई सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फसल पैदा करना, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन करना जो केवल फैमिली की नीड्स को ही पूरा कर सके, यानी कि कोई कॉमर्शियलाइजेशन या फिर कोई सरप्लस उसमें ना बचे जो बेचा जा सके बाजार में। तो उस टाइम पे हाईली डोमिनेंस था सबसिस्टेंस फार्मिंग का। उस टाइम पे लोग जो थे वो कृषि करते थे केवल सेल्फ नीड को पूरा करने के लिए, उस टाइम पे कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, यानी कि बाजार में बेचने के लिए, जिससे कुछ रेवेन्यू इंक्रीज हो, कुछ इनकम बढ़े या कुछ सरप्लस मिले, उसके लिए फार्मिंग नहीं की जाती थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था एग्रीकल्चर सेक्टर का। उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसके बैकवर्डनेस का, ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो अब आपका नेक्स्ट है किसानों से, और उन्हीं से काम कराते थे, जबकि जो किसान थे वो टेलर्स होते थे, यानी कि मालिक होते थे जमीन के अपनी, लेकिन उनसे उनका मालिकाना छीन के उनसे जबरदस्ती किसानी करा के, और जो फसल पैदा की जाती थी उसका फोर्सली उसे कॉमर्शियलाइज कराते थे, यानी कि बेचने के पर्पज से मार्केट में ट्रांसफर करते थे। तो इससे जो था कोई भी रेवेन्यू या कोई भी फायदा किसानों को नहीं मिलता था, और कोई भी डेवलपमेंट के लिए इनकम जनरेट
जनरेट मतलब जो भी इनकम जनरेट होती थी उसको डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाते थे, बल्कि अपनी लग्जरियस लाइफ में खर्च करते थे। और क्या था, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों में, एक टुकड़ा इधर तो एक टुकड़ा उधर। उस टाइम पे जो जमीन थी लोगों की वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, यानी कि किसी की जमीन इकट्ठी नहीं थी जिससे एक लार्ज प्रोडक्शन मिल सके, हमें लार्ज अमाउंट में मिल सके। तो जो खेत बटे हुए थे जो फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स में बटे हुए थे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, किसी का एक यहाँ पे तो दूसरा अलग दूसरी जगह पे, तीसरा वहाँ पे, तो इस तरह से ये भी बहुत बड़ा कारण था एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस के लिए। और क्या था, एक और बड़ा कारण था, हम सब जानते हैं, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो जमींदार थे वो उनको छूट दी गई थी कि वो जितना भी कर ले सकते हैं, जितना भी एज दे कुड एक्सट्रैक्ट, दे आर फ्री टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड दे आर फ्री, वो फ्री थे बिल्कुल, जितना भी वो ले सकते थे कर किसानों से लेते थे और उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, और उसके बदले में उनको केवल कुछ ही देते थे अनाज खाने के लिए, जो कि उनकी इनफ हो सके केवल सेल्फ नीड को पूरा करने के लिए। और वो लग्जरियस लाइफ जीते थे जो जमींदार थे, वो बिल्कुल इस लैंड रेवेन्यू बिल्कुल ख़त्म नहीं करते थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, और जो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये दोनों लोग, जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलके हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम को तबाह कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एट दी वी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी इंडिपेंडेंस के समय। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी, ताकि जो हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ, हाथों से बना हुआ जो सामान था, क्योंकि उस टाइम पे मशीन्स बहुत ही कम थी या थी ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर थी इंडिया में। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्शन करते थे, उस प्रोडक्शन पे उन्होंने जो उसको एक्सपोर्ट के लिए जो विदेशों में ले आते थे, विदेशी मार्केटों में, तो उसके एक्सपोर्ट पे बहुत ही हैवी टैक्स लगा दिया था, और जो ब्रिटिश से बना हुआ सामान आता था उस पर फ्री इंपोर्ट कर दिया था, ताकि वो माल आसानी से आए और सस्ता होकर बिके हमारे देश में। इससे जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। और क्या था, डिसअपियरिंग ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, और जो राज दरबार एम्परर्स, जो राजा लोग होते थे, जो प्रिंस होते थे, राजकुमार लोग होते थे, वो अपने दरबारों में प्रदर्शनी लगवाते थे और क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट किया था, सपोर्ट करते थे, और प्रदर्शनी के थ्रू कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे, और इनके सामान ऑर्डर भी बनवाते थे इन लोगों से अपने दरबारों में रखने के लिए, और कई तरह से। तो इससे जो था इनका व्यापार अच्छा खासा चलता था। तो अभी क्या था, जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आया, तो ये जो थे डिसअपियर होने लगे। उन लोगों ने चालाकी से आपस में इन लोगों को भिड़वा दिया या दंगे फसाद करवा दिए, और एक तरह से देश को लूटने की प्लानिंग की बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और क्या था आगे, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्शन। अब क्या था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मशीन्स उनके पास थी, टेक्निक थी, तो वो जो उनका जो प्रोडक्शन होता था वो मशीन से करते थे। मशीन से जो है अधिक मात्रा में माल बनता था, और हाथों के मुकाबले बने हुए माल से अच्छा भी होता था और सस्ता भी होता था। तो इसकी तुलना इससे जो है कंपटीशन नहीं कर पाया हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे, इससे कंपटीशन नहीं कर पाए और डिस्ट्रॉय हो गए टोटली। और क्या था, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब क्या था, जब मशीनें आ गई तो नए नए पैटर्न बनाए गए, नई नई डिजाइनों का सामान आने लगा। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो पुराने हो चुके थे। अब लोगों में इंटरेस्ट, क्योंकि ये सामान सस्ता भी हुआ करता था, प्रोडक्शन इनका सस्ता भी होता था, तो इसलिए ये सस्ते में बेचते थे और फ्री इंपोर्ट था इंडिया में। तो इसलिए जो था नए नए पैटर्न की लोगों ने मांग की, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फिर से एक बार डिस्ट्रॉय हो गए, ध्वस्त हो गए। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के पास कोई, एक तो पहली बात तो मार्केट इन्होंने डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा, कोई मार्केट नहीं था। दूसरा, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था जिससे ये देश के एक भाग से दूसरे भाग में अपने सामान को पहुंचा सकें आसानी से। अब क्या था, इंडियन रेल, ये जो था रेलवेज इन इंडिया, अंग्रेज जो थे रेल ले आए इंडिया में। रेल के थ्रू इन्होंने क्या किया, अपना जो ब्रिटिश मेड गुड्स जो थे, इन गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने लगे, जरूरत वाली जगह पे देश में, पूरे देश में, जिससे जो था इनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो गई, और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, ध्वस्त हो गया।
तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए जो भी 12th क्लास में आपको मदद मिलेगी। और हमें सजेस्ट करिए हम क्या और अच्छा बेटर कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।